तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति हम आपको बता दिए थे कि अगर ना विद्युत द्विध्रुव, जैसे ये माइनस ये क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया और ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आपका रखा गया है, तो और ये इसका केंद्र है। तो निरक्षीय स्थिति मतलब होता है कि बिंदु P जो रहेगा न, वो इसके अक्ष पे नहीं रहेगा बल्कि अक्ष के लंबवत समद्विभाजक पे रहेगा। लंब समद्विभाजक माने क्या होता है कि वैसा लंबवत रेखा न जो इस अक्ष को दो बराबर भाग में बांट देता हो, मतलब इधर का भाग और इधर का भाग न बराबर हैगा, ठीक है ना। न यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु P रहता है वो विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली न रेखा के न अक्ष के लंब समद्विभाजक पे, लंब समद्विभाजक पर बिंदु P रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। अगर बिंदु P न आपका, जैसे देखिए P बिंदु आपका इधर स्थित है तो निरक्षीय स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये O के इधर है तो लंब समद्विभाजक पर नहीं है, लंब ये रेखा नहीं है, ठीक है ना। समद्विभाजक है ना, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है ना, ये भाग बराबर है, लेकिन ये जो आपका लाइन है वो लंबवत नहीं है, लंब समद्विभाजक होना चाहिए। मतलब न इस लाइन को दो बराबर भाग में बांटना चाहिए और लंब भी होना चाहिए। तो इस पर अगर बिंदु P कहीं पर भी रहेगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये P बिंदु लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो वही हमको ज्ञात करना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए, आपको मैं फिगर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, यानी विद्युत द्विध्रुव बन गया है। ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है ए बी ना, ये केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ का दूरी एल माने है, यहाँ से यहाँ का दूरी एल माने है, और बिंदु P जो है ना वो द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है। कौन सी स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। तो इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए, वही मैं जो अभी बोला हूं उसको मैं यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं कि दिए गए चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है न, जिसके निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, जहां हमें कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप कीजिएगा क्या? विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे ना, फिर से पुरानी बात, न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग बहुत सारे ये पढ़ चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, फिर ये प्लस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालिए और दोनों विद्युत क्षेत्रों को जोड़ दीजिएगा। लेकिन याद है ना कैसे जोड़ेंगे? सदिश विधि का प्रयोग करके जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है। तो वही आगे लिखें कि इसके लिए हम प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दोनों आवेशों के कारण ना P बिंदु पर, मतलब ये जो P बिंदु है उस पर ना विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और दोनों को सदिश विधि से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि O से P की दूरी को हम कितना मान लिया? R। मतलब P बिंदु जो है निरक्षीय स्थिति में केंद्र O से कितना दूरी पे है? R दूरी पर है, ठीक है ना। तो OP बराबर कितना हो गया? OP बराबर कितना हो गया मेरा? R हो गया। क्या लिखे हैं? R, ठीक है। अब OA और OB कितना है? तो देखिए, O से B की दूरी L है, तो कितना लिखेंगे? OA बराबर OB बराबर L लिखेंगे। अब आपको निकालना है AP और BP। तो AP कौन है? AP और BP। AP BP क्या है? तो भैया AP या BP निकालिएगा तो क्या है? दोनों तो विकर्ण है। और विकर्ण कैसे निकालिएगा? देखिए, ये समबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये वाला लंब है, तो कर्ण निकालिए। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के अंडर रूट। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। उसी तरह से PB भी निकल जाएगा। ये R है, ये L है, तो कर्ण जो होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो AP और BP का जो मान हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, तो अब हम निकालेंगे, पॉइंट पे आते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण न बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो कितना हो जाएगा न 1/4πε0 क्यू बाई किसका स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर, क्यू बाई पी। यहाँ से इस प्लस क्यू के चलते पी पर निकाल रहे हैं तो दूरी आप बीपी न लीजिएगा, तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो आर के जगह बीपी का स्क्वायर, तो 1/4πε0 न क्यू के जगह तो प्लस क्यू था तो प्लस क्यू ही लिख दिए, और आर बीपी का स्क्वायर, तो बीपी कितना है गौर कीजिए √r² प्लस l स्क्वायर। और इतना का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, ऐसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो इसीलिए हम रूट हटा के लिखें। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर होगी, दिशा किधर होगी तो बी से पी की तरफ होगी दिशा। देखिए ये प्लस क्यू के द्वारा इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसका दिशा किधर होगा, ये जान लेने के लिए हम प्रति एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखते हैं। और जब प्रति एकांक परीक्षण आवेश को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये आवेश इस परीक्षण आवेश को न ऐसे धक्का देगा, न इधर दिशा में धक्का देगा, तो E1 का दिशा किधर हो गया मेरा, उधर। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर B से P की तरफ, B से P की तरफ दिशा हो गया ना, यहाँ पर लिख दिया दिशा मेरा B से P की ओर हो गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, मतलब ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही लगाइए फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई AP का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AP लिखेंगे और AP का स्क्वायर लिखेंगे, तो 1/4πε0 माइनस क्यू है, हम लोग क्यू लिख दिए, माइनस नहीं लिखे हैं, क्यों वजह बता रहे हैं ना, क्यू बाई r², तो AP का स्क्वायर मतलब AP का वैल्यू तो आपको कितना √r² प्लस l स्क्वायर। अब इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो ये रूट हटा करके हम इतना लिखें। दिशा किधर से किधर की ओर होगा तो P से A की ओर, और इसी दिशा को जब हम लिख रहे हैं ना तो माइनस साइन हटा दिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र में दिशा और परिमाण होता है, चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा होता है, तो याद रखिए ये तो परिमाण तो हम दिखाई दिए, तो माइनस साइन जो हम लगाते हैं दिशा के लिए, तो दिशा हम अलग से तो बता ही दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो ये परिमाण हो गया, परिमाण मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिमाण है, तो परिमाण को मतलब आवेश का परिमाण तो बराबर है ना, प्रकृति अलग है। हाँ, अब पूछिएगा सर प्रकृति अलग है तो विद्युत क्षेत्र पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो विद्युत क्षेत्र पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव यही पड़ेगा कि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका दिशा जो होगा अलग हो जाएगा। तो वही देखिए दिशा अलग तो है ही ना, P से A की ओर कैसे, आप गौर कीजिएगा ऊपर यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश के कारण था उसका दिशा किधर था ना, E1 ऐसे इधर दिशा था, लेकिन अगर ये माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालिएगा तो ये यहाँ पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को हम लोग रख के देखें तो ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को अपने तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो दिशा किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो जाएगा, दिशा हुआ ना अलग। तो वही बता रहे हैं ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन दिशा सिर्फ अलग अलग होगा। और इसलिए आप ऐसा नहीं समझिएगा कि माइनस क्यू है तो सर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा ही है लेकिन दिशा पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम लोग को क्या करना है, E1 और E2 को क्या करेंगे, सदिश विधि से जोड़ देंगे। तो चलिए आइए, अब जो मैं जोड़ने के लिए बात आप लोगों को बता रहा हूँ उसके लिए आप लोग बहुत अब गौर से सुनिएगा, चूंकि यहाँ पे ना बहुत VVI चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जोड़ेंगे कैसे, कंपोनेंट यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, घटक तोड़ना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र का। जैसा मान लेते हैं ये जो आपका फिगर है, ठीक है ना, इस फिगर को ही मैं बनाया हूँ यहाँ पे ना, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ जाए। माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, ये L दूरी है, ये L दूरी है, ये R हो गया। ठीक है ना, अब प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर था वो कैसे था, विद्युत क्षेत्र का दिशा आगे की ओर था। ठीक है ना, मैं बनाता हूं इस तरह से डॉटेड डॉटेड, ये हो गया विद्युत क्षेत्र का E1 का दिशा हो गया। ठीक है ना, अच्छा
ये किसका दिशा हो गया, E1 दिशा, E1 का। अब चलिए अब E2 का, तो E2 मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम लोग रख के देखे तो दिशा किधर था, देख लीजिए, आपको मैं इधर भी बता चुका हूँ, ऐसे की ओर, तो दिशा किधर होगा, इधर हो जाएगा, ये E2 का दिशा हो गया, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा आप लोग, मानते हैं, देखिए E1 दिशा इधर, E1 जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका दिशा इधर है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ दिशा इधर होगा। तो E1 और E2 के बीच का कोण कितना है, पहले ये तो हम पता कर लें, तब ना हम निकालेंगे कुल विद्युत क्षेत्र। चूंकि ये सदिश राशि है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ता है ना सदिश का, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो हम लोग पहले निकालना चाहते हैं एंगल ना, कोण निकालना चाहते हैं, तो वो कोण एग्जैक्ट तो पता चलेगा नहीं ना कि ये 60 डिग्री है, 180 डिग्री, 90 डिग्री है, चूंकि ये बिंदु P पर डिपेंड करेगा। अगर बिंदु P यहाँ पर रहता तो कुछ और कोण बनता, बिंदु P यहाँ पर रहता कुछ और कोण बनता, बिंदु P यहाँ पर रहता कुछ और कोण बनता, बिंदु P और ऊपर रहता तो यहाँ बनने वाला कोण कुछ और होता। तो इसलिए हम लोग को पता नहीं कि कोण क्या होगा, तो इसलिए मान लेते हैं कि ये वाला कोण थीटा है, ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। मैं इसका कैलकुलेशन करने के लिए अब मान रहा हूँ, चूंकि वो तो हमको पता है नहीं, डिफिनिट पता नहीं है कि वो कोण कितना होगा, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पर न R और L से हम निकालें इसका वैल्यू, तो √r² + l² आपका आया था, और इसका भी वैल्यू निकाले तो ये भी वैल्यू r² + l² आया था। तो दोनों का वैल्यू समान है, इसका मतलब ये कौन है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बड़ा वाला पूरा त्रिभुज समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी तो बराबर होता है। चलिए वेरी गुड, यहाँ समझ गए। अब देखिए फिगर को थोड़ा सा पलट के जाना, आप देख लीजिए, आप लोग फिगर को पलट के देखिए, ठीक है। ये आप देखिए, ये A B P और यहाँ मान लेते हैं E1, ये A B P एक त्रिभुज है ना, और ये वाला क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है ना। ये A B P एक त्रिभुज है और ये आगे बढ़ा दिए हैं ऐसे, तो यहाँ बहिष्कोण बन रहा है, और ये बहिष्कोण का मान जो होता है त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योगफल के मान के बराबर होता है। तो थीटा और थीटा का योगफल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब तो समझ में आया ये कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये कोण मेरा हो गया कितना, ये कोण कितना हो गया मेरा, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, ये पूरा कोण मेरा 2 थीटा हो गया। अब एक मैं बात बता रहा हूँ, अब जैसे इस कोण को मैं, ये वाला जो कोण 2 थीटा बना, यहाँ से मैं इस अक्ष के समांतर एक रेखा खींचता हूँ, अक्ष के समांतर, समांतर रेखा हम खींच रहे हैं, याद रखिएगा, ये समांतर है, ठीक है ना। तो जब समांतर रेखा खींचे हैं तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा और ये वाला भी कोण थीटा हो जाएगा। आप पूछिएगा कि ऐसा आप जो हैं ये पूरा कोण 2 थीटा आया सर, तो आप इतना को थीटा क्यों मान लिए और इतना को थीटा क्यों मान लिए ना, थीटा थीटा बराबर बराबर क्यों बांटे सर, कम बेसी भी हो सकता था। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लाइन मैंने कैसा लिया है, समांतर रेखा, किसके समांतर, ये ए बी के समांतर खींचा है। तो याद रखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो 8वां क्लास में या 10वां क्लास में पढ़े आप लोग, है ना, हर जगह पढ़े कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण तो पक्का थीटा हो जाएगा। अब जब ये कोण थीटा हो जाएगा और पूरा कोण 2 थीटा था मेरा, तो ये बाकी बचा हुआ कोण भी मेरा थीटा हो जाएगा। दैट्स क्लियर हो गया ना। चलिए अब सबसे भयानक पॉइंट बताने वाला हूं मैं, और इसको बहुत गौर से समझिएगा ना। E1 का दिशा किधर है, प्लस क्यू के चलते जो ना P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका दिशा इधर ऐसे, ठीक है, और A2 का दिशा इधर। मैं अब क्या करने वाला हूँ,
E1 और E2 का घटक तोड़ने वाला हूँ। घटक तोड़ने वाला हूँ मतलब कि सटा कॉस हटा साइन, सटा कॉस थीटा हटा साइन थीटा, ये वाला फार्मूला लगा करके मैं E1 और E2 को दो लंबवत भागों में वियोजित कर रहा हूँ, घटक तोड़ रहा हूँ। तो आइए तो बताइएगा अब आप लोग, ये वाला कोण कितना, थीटा। तो ये थीटा एंगल है, थीटा देखिएगा ये थीटा है, समझिएगा आप लोग। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए क्लियर लिख देता हूँ, ये कोण थीटा। तो ये थीटा जो है ये किससे सट करके बन रहा है, इससे सट करके बन रहा है। तो E1 सटा कॉस, तो इधर जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ E1 कॉस थीटा, ठीक है। E1 सट करके बना रहा है थीटा कोण इस लाइन से, तो E1 का एक घटक E1 कॉस थीटा टूटेगा और दूसरा का इधर टूटेगा ना, सटा कॉस तो इधर हटा साइन, तो E1 साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए आइए अब चलते हैं। अब E2 भी बेचारा इंतजार कर रहा है कि हमको कब तोड़िएगा, तो आइए तोड़ते हैं। तो E2 सटा कॉस, देखिए E2 भी ना इसी के साथ ना सट करके बना रहा है थीटा कोण, तो इसका कंपोनेंट तोड़िए तो देखिए ना एक लाइन से, तो इसको तो हम E1 कॉस थीटा है और इसका तोड़ेंगे तो दूसरा एरो इधर ही टूटेगा, डायरेक्शन इधर ही रहेगा ना। तो चलिए इसको मैं बना देता हूँ E2 कॉस थीटा, ये क्या हो गया, E2 कॉस थीटा हो गया। E2 इससे सट के एक थीटा कोण बना रहा है, तो इसलिए इसका सटा कॉस थीटा, तो E2 कॉस थीटा हो जाए। और हटा, ये देखिए हटा इधर, तो इधर न बनेगा, तो E2 साइन थीटा, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिएगा जनाब आप लोग कि ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, गौर से देखिए आप लोग देख रहे हैं तो बोलिएगा हाँ सर, क्या कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। P बिंदु पर E2 नीचे की ओर और E1 ऊपर की ओर, और यहाँ पर साइन थीटा तो बराबर ही है, ठीक। अब E1 और E2 अगर यहाँ पर देखिए, E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू 1/4 Q/r² प्लस L², अभी हम लोग निकाले थे। E2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 1/4 Q/r²। दोनों सेम है कि नहीं है, E1 और E2 बराबर है, ठीक है ना, E1 और E2 बराबर है। तो देखिए जब E1 और E2 बराबर है तो साइन थीटा तो ऐसे ही बराबर है। तो E1 साइन थीटा है, ठीक है ना, और ये क्या है, E2 साइन थीटा। तो E2 साइन थीटा, E2 और E1 और E2 बराबर है, तो E2 की जगह E1 लिख सकते हैं ना आप लोग, तो E1 साइन थीटा। तो ये क्या होगा, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा भी मेरा E1 साइन थीटा हो जाएगा, मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है, बराबर है और विपरीत है, तो इसलिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब P बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र बचेगा, चूंकि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा तो कट गया ना देख रहे हैं ना बाबू आप लोग, समझ में आ रहा है ना। जैसे E1 साइन थीटा ये ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना, इस बिंदु पे, और E2 साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है। तो E2 साइन थीटा, E2 और E1 तो बराबर है ना, यहाँ पे हम आप लोग को दिखा है ना कि E1 भी इतना है E2 भी इतना है, E1 E2 बराबर है, तो E1 E2 बराबर है, तो E2 को आप E1 भी लिख सकते हैं, तो E1 साइन थीटा, तो E1 साइन थीटा ऊपर भी हो गया, E1 साइन थीटा नीचे भी हो गया, तो दोनों कट जाएगा। तो अब कट जाएगा यानी बोल सकते हैं कि E1 और E2 का जो लंबवत घटक है, जो लंबवत हम लोग तोड़े हैं वो कट गया ना। तो P बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र बचेगा वो किसके चलते बचेगा, एक हो जाएगा E1 कॉस थीटा के चलते और एगो E2 कॉस थीटा के चलते, ठीक है। तो P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र
किसके बराबर होगा? तो E1 और E2 के क्षैतिज घटक, क्षैतिज माने इसके समांतर, AB के समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के योगफल के बराबर होगा। योगफल क्यों करेंगे, घटाएंगे क्यों नहीं हम? क्यों? क्योंकि E1 cos थीटा का भी डायरेक्शन, दिशा इधर ही है और E2 cos थीटा का भी डायरेक्शन इधर ही है और सेम दिशा रहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं ना। पढ़ें तो चलिए, अब तो जो चीज़ हम आप लोग को पढ़ाएं बस उसी को अब लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि यहाँ E1 तथा E2 के परिमाण समान है और अगर हम इनका घटक तोड़ें तो उनका जो लंबवत घटक है अर्थात E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि वे बराबर और विपरीत हैं। जैसा कि मैं यहाँ समझाया था कि लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो होंगे वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये बराबर भी हैं और विपरीत भी हैं। तो बी बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र न होगा वो E1 तथा E2 के क्षैतिज घटक न के योगफल अर्थात E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योगफल के बराबर होंगे। नहीं, पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों के योगफल के बराबर होंगे। तो चलिए अब आइए अब निकाल लेते हैं कि पी बिंदु पे आकर कुल विद्युत क्षेत्र है कितना। तो चलिए, अतः पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। E1 cos थीटा E2 cos थीटा को जोड़ देना पड़ेगा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि देखिए E1 cos थीटा ऐसे उतार दिया, E2 और E1 दोनों बराबर ही है ना। कितना बार बताया मैं, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि E1 का भी वैल्यू इतना है, E2 का भी वैल्यू इतना है ना, और दोनों सेम है। तो E2 के जगह हम क्या कर दिए, E1 लिख दिए। अब E1 cos थीटा E1 cos थीटा 2 E1 cos थीटा। अब E1 का वैल्यू जनाब अब रख दीजिए। E1 का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। तो रख देंगे यहाँ पर 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। अब cos थीटा, अब बोलिएगा सर cos थीटा आप हटा करके ये सर क्या लिखे हैं? सर ये cos थीटा आप ऐसे लिखते हैं सर, बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं। तो देखिए cos थीटा ये नहीं लिखे हैं, cos थीटा का वैल्यू बैठा है तो कैसे, तो ये देखिए थीटा एंगल, तो यहाँ से cos थीटा निकालिएगा तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो थीटा के लिए ये P का काम करेगा R, B कौन है, तो कौन है B, तो L है, और H माने हाइपोटेनस कितना है, तो √r² प्लस L²। तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट कर दिए। ये देखिए cos थीटा के जगह ये वैल्यू रख दिए। अब क्या कर दिए 1/4πε0 2 को यहाँ से भगा के यहाँ पर लिख दिए। देखिए Q गुना 2L, ये L था लेकिन 2L कर दिए 2 को यहाँ पर। अब बोलिएगा हमको यहाँ पर करने से क्या फ़ायदा है, तो फायदा है ना कि अगला स्टेप में हम Q गुना 2L बराबर फार्मूला पढ़े थे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q गुना 2L का फार्मूला P होता है तो P हम लिख देंगे, इसलिए हम 2 को उसके साथ लेंगे। अब देखिए अच्छा एक बात बताइए, R² प्लस L² का पावर यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पे R² प्लस L² का पावर कितना है, पावर देखिए रूट में रहने का मतलब पावर 1/2 ना होता है, ठीक। तो और यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे पावर है 1/2, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1/2, तो गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा। तो 1 और 1/2 जोड़िए 3/2 आ जाएगा। तो इसलिए R² प्लस L² का पावर 3/2 कर दिए। अब यहाँ पर इतना Q गुना 2L के जगह P रख दिए जैसा कि बताएं। अब देखिए अब यदि L का मान R के तुलना में, L का मान R के तुलना में बहुत 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 छोटा हो, नगण्य हो, मतलब L लेस देन R, तो L जब बहुत छोटा है R से ना तो क्या होगा L लगभग 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो L² भी 0 हो जाएगा। और जब R² में भैया आप L² मतलब आप 0 जोड़ ही दीजिएगा तो RA² ना रहेगा, तो ये पूरा कितना रहेगा मेरा R² हो गया, ठीक है। अब R² का पावर 3/2, तो यहाँ पर पावर गुना हो जाता है। आपको फार्मूला नहीं याद है तो बता रहे हैं, A का पावर M और इनटू उसका पावर N, तो A का पावर M गुना N हो जाता है, तो गुना हो गया। अब ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया। अब हो गया फार्मूला 1/4πε0 P/RQ, ठीक है। तो चलिए
अब देखिए एक बात मैं नोट में अब बताने वाला हूं कि जो विद्युत क्षेत्र आया ई और ई का दिशा किधर होगा। क्योंकि आप लोग सारे लोग पूछेगा कि सर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो उसका हमको दिशा तो चाहिए सर, दिशा किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा सर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अब किधर हम नहीं कुछ बताएंगे, आप लोग खुद समझिए। विद्युत क्षेत्र यही ना आपका जो ई आया मेन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ दिए तभी ना ई आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का दिशा किधर है, इधर ही ना होना चाहिए, ये वाला इधर। तो ये दिशा किधर है, तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष इधर ना होता है, माइनस से प्लस के तरफ अक्ष होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के विपरीत और समांतर ना, विद्युत द्विध्रुव ऐसे माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष माइनस से प्लस क्यू क्यू है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के ये समांतर भी है और विपरीत भी है, ठीक है। तो यही है विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर होगी तथा अक्ष के विपरीत होगी ना। तो अक्ष के समांतर भी रहे, अक्ष के समांतर भी रहे और अक्ष के विपरीत भी रहे तो उसको एक ही साथ आप प्रति समांतर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं बोलने के लिए, उसको एक साथ में आप प्रति समांतर भी बोल सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के प्रति समांतर मतलब एंटी पैरेलल होती है। नोट नंबर 2 मैं बताने वाला हूँ कि जानते हैं जैसे देखिए अब हम लोग अक्षीय स्थिति में बताए थे ना विद्युत क्षेत्र पढ़ा ही दिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र पढ़ा ही दिए। तो आपका मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है। याद रखिएगा ये मैं बात तब बोल रहा हूँ जब दूरी समान रहे। अक्षीय स्थिति में मान लिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो निरक्षीय स्थिति में भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तब कल तुलना करना है। ऐसा नहीं कि अक्षीय में ज़्यादा होगा सर कि निरक्षीय में ज़्यादा होगा ना, ऐसा थोड़े। जब दूरी समान रखिएगा तभी ना कंपेयर कीजिएगा ऐसे। तो वही बता रहे हैं कि अगर दूरी समान रखा जाए, देखिए मैं रखा हूँ ना समान आर, तो अगर दूरी समान रखा जाए तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात जो होता है देखिए 2:1 होता है। मतलब अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो होता है ना निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के दुगना होता है। मतलब अक्षीय स्थिति में ना विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। तो आइए देखिए कैसे मैं पहचान ये प्रूव करके बताता हूँ। हम लोग अनुपात निकालते हैं पहले अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय, तो अक्षीय स्थिति में फार्मूला याद तो है ना आप लोग को 1/4πε0 2p/r3, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 p/r3 होता है। तो देखिए ये काटनी है, अब 2p/r3 और p/r3 हो गया, r3 ऊपर जाएगा 2p के साथ और ये r3 p के साथ, तो 2p के साथ r3 हो गया और r3 p के साथ हो गया। अब r3 काटनी है, p से p काटनी है, तो 2/1 आ गया। तो अक्षीय बटा निरक्षीय बराबर अनुपात कितना है 2:1। तो वही लिखेंगे कि अतः अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र के मानों का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है, ठीक। या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर देखिए ये वाला यहाँ पर देखिए अगर ये अक्षीय है तो इसको से इधर गुना कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना निरक्षीय आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो आप बोल सकते ये वाला इधर गुना करिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है ना। अब इसको से इसमें गुना कर दिए तो 1 से इधर गुना कीजिएगा तो ये अक्षीय ही रहेगा, है ना, 1 से फर्क तो नहीं आएगा। अब इधर गुना कीजिएगा तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र का दुगना हो जाएगा। तो वही बात लिखे हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के दुगना होता है। ई अक्षीय बराबर 2 गुना ई निरक्षीय। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़िए ढंग से और वीडियो को रोक कर आप लोग ऐसे नोट्स बना लें, ठीक है। तो नोट्स में सुविधा के लिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से ना ये दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को ये करना है। ये फिगर बनाइएगा, अगर फिगर बनाने के बाद है तो आप ढंग से इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इस फिगर का, ठीक है ना। चलिए अब है ये आपको लिखना है इस तरह से। वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद ये है, और लास्टली ठीक है ना।